सुप्रभात। आज हम लोग हिंदी सुबोध क्लास 8 का 13वां पाठ रीढ़ की हड्डी का अध्ययन करेंगे। रीढ़ की हड्डी एकांकी विधा है। रीढ़ की हड्डी प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एक सामाजिक समस्या पर आधारित एकांकी है। इसमें व्यंग द्वारा लड़की के विवाह के अवसर पर आने वाली समस्या की ओर संकेत किया गया है। वर भले ही शारीरिक और बौद्धिक रूप से कितना ही अयोग्य क्यों ना हो, पर वधू को देखते समय उसकी नाप तौल और जांच परख की जाती है। यही इस एकांकी का प्रतिपाद्य है। एक उमा नाम की लड़की रहती है जो पढ़ी लिखी रहती है, ग्रेजुएट रहती है, और उसकी शादी जो है शंकर नाम के लड़के से उसके पिताजी करते हैं। लड़का जो है बिल्कुल अयोग्य रहता है, लेकिन लड़की की जांच परख पूरी तरह से करता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे लड़की जो है मेज, कुर्सी और अन्य वस्तु की तरह बिक रही हो। लड़की का पिता जो उमा लड़की है, उसके पिता का नाम रामस्वरूप रहता है और लड़की की माँ का नाम प्रेमा रहता है। प्रेमा के घर में रतन नाम का एक नौकर रहता है और गोपाल प्रसाद जो हैं वो लड़के के पिता रहते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा रहता है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आती है वह अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। रामस्वरूप के घर में गोपाल प्रसाद और शंकर का प्रवेश होता है। तरह तरह की तैयारियां की जाती हैं। नौकर जाता है, बाबू साहब के लिए मेजपोश ठीक करता है, फिर कुर्सियों पर दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन जो प्रेमा है वो भी आ जाती है और गंदमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है कि किसी काम में वह बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर भी आता है और खाली हाथ बाबू रामस्वरूप दोनों की तरफ देखने लगते हैं और तैयारियां चलने लगती हैं। रामस्वरूप पूरी तरह से गोपाल प्रसाद के आने की तैयारी करती है, लेकिन गोपाल प्रसाद जो हैं वो कहते हैं कि मुझे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं करना है, जबकि उमा जो है वह ग्रेजुएट है। उमा को दिखाने की तैयारी चलने लगती है और उससे कहा जाता है कि अच्छे से जाके तैयार हो जाओ। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर आ जाते हैं। आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। उमा को शंकर के बारे में सब कुछ पता रहता है। जब उमा को शंकर के सामने ले जाया जाता है और सब उसे पूछने लगते हैं कि गाना गाने आता है, खाना बनाने आता है, तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। जब वह उन सब सवालों से उब जाती है तब वो कहती है कि क्या मैं कोई वस्तु, कुर्सी मेज की तरह कोई वस्तु थोड़ी हूँ कि इतना जांच परख हो रही है। और सबसे पहले तो आप ऐसा करिए कि अपने लड़के से पूछिए कि जब वो लखनऊ के हॉस्टल में और जो नौकरानी थी उसके द्वारा मार खाए थे और किस तरह भागे फिर रहे थे, उनसे पहले पूछिए कि उनकी रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं है। इतना सुनकर के गोपाल प्रसाद और शंकर खिसिया जाते हैं
और उमा भी चुप हो जाती है। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा जो है पहले तो चुप रहती है और गर्दन झुकाए रहती है। गोपाल प्रसाद जो है अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप सकपकाते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर यह सब सुनकर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलायापन दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है, लेकिन उसकी हंसी सिसकियों में तब्दील हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आ जाती है। यानी कि उमा जो है एक पढ़ी लिखी लड़की है और समाज की रूढ़िवादिता उसके ऊपर थोपी जाती है, जिसको वह कतई बर्दाश्त नहीं करती है और वह एक आदर्श की प्रतिमूर्ति न होकर के समाज में अपनी पहचान बनाती है। जितना शोषण लड़कियों का होता है उसके बारे में वो बताती है कि मैं भी एक लड़की हूँ, मेरा भी अस्तित्व है, मैं भी शंकर से कम नहीं हूँ और मैं किस लिए इनके सामने झुकूँ और बिना बौद्धिक क्षमता हुए ही मेरी जांच परख इस तरह कर रहे हैं जैसे लगता है कि ये कितने बड़े बुद्धिमान हों। और तब इनकी पोल उमा जो है वो खोल देती है और बाप और बेटा दोनों खिसिया जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। धन्यवाद।